आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 35 करेंगे। आप सभी लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब ऐसे देंगे जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में देना चाहते हैं। एग्ज़ाम हॉल में बस आपका टारगेट रहता है कि हर क्वेश्चन को हम कम से कम समय में, कम से कम कैलकुलेशन में सही आंसर तक पहुंच जाए। तो वो प्रैक्टिस आपको अभी से ही करना होगा। और लास्ट में जब ये मॉक टेस्ट आप लोग दे दें तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आज के मॉक टेस्ट में आप सभी लोगों ने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो चलिए अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 35 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और माइंड में ये रखिए कि हमें इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे जवाब देना है। घर पे आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया है, अब एग्जाम की बारी है। क्वेश्चन में दिया गया है, दो कारें क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से घूमते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें डिस्टेंस बताना है। अब आप यहाँ पे एक लाइन ये देखिए, क्वेश्चन में दिया गया एक निश्चित दूरी तय करती है। इसका मतलब दो कार है, एक कार का स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे का 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन दोनों को समान दूरी ट्रेवल करना है। जब समान दूरी दोनों के लिए डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। जब डिस्टेंस सेम होता है तो आप सभी को पता है कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। आप यहां से भी कर लेंगे, आंसर आएगा। स्पीड जो भी रेशियो आएगा उसका आप टाइम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। हम बोलते हैं एग्जाम में आप डायरेक्ट डिस्टेंस क्यों ना निकाल ले, जब आपको पता चल गया कि डिस्टेंस सेम है तो कैसे निकालेंगे। दोनों के स्पीड को गुना करिए, 45 गुना 50 डिवाइड बाय दोनों के स्पीड का डिफरेंस। 50 में से 45 जाएगा, 5 हो जाएगा, गुना समय कितना है, 32 मिनट अधिक है। मिनट को आवर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि ये पूरा क्या है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसे भी आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। एक जीरो से एक जीरो चला गया, ठीक है। 5 से 5 चला गया। इस 6 में 3 है, 2 है। एक 2 32 को काटेगा 16 बार में, 3 45 को काटेगा 15 बार में। क्या बचा है, 15 गुने 16। कोने में जाके गुना मत करिएगा, सिंपल करिएगा कि देखिए 6 पंचे 30, यहाँ पे जीरो आएगा। ऑप्शन देखेंगे कि एक ही ऑप्शन में क्या है, यूनिट डिजिट जीरो है, क्योंकि नीचे में तो कुछ भी नहीं, नीचे में तो सपाट है। एक ही ऑप्शन सही होगा। फिर भी गुना कैसे करेंगे, 6 पंचे 30, हासिल हमारे पास 3 रहा। 15 में 6 जोड़ो या 16 में 5 जोड़ो, कितना होगा, 21 हो जाएगा। हासिल कितना था, 3। 21 और 3 24, मतलब 240 किलोमीटर क्या है, वो डिस्टेंस है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो एग्जाम में आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। दिया गया है ए, बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं। एक बार वीडियो को रोक के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए और आप खुद देखिएगा कि आपको इस क्वेश्चन को कितना समय लग रहा है। और जब अप्रोच बताया जा रहा है एग्जाम में कैसे करना है, तो आप देखेंगे कि आप कितना टाइम बचा सकते हैं। और ऐसी प्रैक्टिस आपको रोज करना है। तीनों मिलके क्या कर रहा है, 14 दिनों में काम को कर रहा है। सी अकेला 42 दिनों में कर रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो हम क्यू एलसीएम लें, फिर वहां से इफिशियंसी निकालेंगे, फिर ए और बी के इफिशियंसी निकाल के तब सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट निकाल लेते हैं। हमें बताना है ए और बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। ये बताइए, तीनों मिलके कितने दिनों में कर रहा है, 14 दिनों में। सी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 42 दिनों में, डिवाइड बाय दोनों के दिन का अंतर, 42 24 का अंतर कितना होगा, 28 होगा। 14 से 28 को काटेंगे 2 बार में, 2 से 42 को काटेंगे 21 बार में, कितना हो गया, 21 दिन आया।
मतलब ए और बी उसी कार्य को अगर साथ करेगा तो कितने दिनों में करेगा? 21 दिनों में करेगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी बिल्कुल सही है। ये सही है मेरे भाई, है ना? ये बिल्कुल सही है। वो कोई समझ लेगा क्रॉस का निशान लगा हुआ है सर, नहीं जी, सही है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्यूशन बताइए कि आपको कितना टाइम लगा है, और फिर सॉल्यूशन देखिए। दिया गया है 20,609 की धनराशि को ए और बी के बीच इस तरह विभाजित करिए कि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद ए को प्राप्त मिश्रधन अमाउंट होता है। मिश्रधन में क्या रहता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रहता है। समान दर मतलब कि 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा से 9 वर्षों के बाद बी को प्राप्त मिश्रधन क्या है? बराबर है। तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे की जाती है। तो हमें यह बताना है ए को कितना रुपया मिला होगा और बी को कितना रुपया मिला होगा, कि दोनों को, एक को 7 साल के बाद और एक को 9 साल के बाद जितना भी इंटरेस्ट मिलके अमाउंट होगा दोनों सेम हो गया होगा। आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ए को 7 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 3%। में जितना भी अमाउंट होगा, मान लेते वो अमाउंट एम होगा, सेम अमाउंट बी को 9 साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3%। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल में, 9 साल में जितना अमाउंट मिला होगा वो कितना हो जाएगा? एम। मतलब दोनों आदमी को अमाउंट कितना मिला होगा? इक्वल मिला होगा। हमें प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल की चर्चा बाद में करें तो एक बात बताओ, सेम टाइम अगर हम इसको 2 पार्ट में बांटें, ये जो लाइन खींचे हैं यहां तक 2 ईयर और यहां तक 7 ईयर हो जाएगा। बोलेंगे हाँ। ये बताइए अमाउंट सेम मिलने का मतलब है सेम टाइम और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रहेगा प्रिंसिपल, तभी तो अमाउंट बराबर होंगे। अगर हम ये निकाल लें कि बी को 2 साल में जो इंटरेस्ट मिला होगा तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलके यहां पे जब बी पहुंचा होगा तो बी का जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू इक्वल टू ए का होगा। बोलेंगे हाँ सर, ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि जब तक सेम प्रिंसिपल नहीं होगा तब तक सेम टाइम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट सेम नहीं मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है एक को, दोनों को बांटना है 20,609 रुपया। मान लेते हैं बी को एक्स मिला होगा तो ए को कितना मिलेगा? बोलेंगे 20,609 रुपया माइनस एक्स। अरे दोनों को मिला के 20,609 रुपया होगा, एक को एक्स रुपया मिला होगा तो दूसरे को 20,609 में से एक्स घटा देंगे, उतना ही रुपया मिलेगा। बोलेंगे बिल्कुल। अब ये बताइए एक्स को 2 साल में 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना अमाउंट मिलेगा? आप बोलेंगे देखो सर चक्रवृद्धि ब्याज है, सक्सेसिव मिलेगा तो 3% का 2 साल मिलेगा तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 3 का स्क्वायर 9, 09, दशमलव के बाद 2 डिजिट लिखना रहता है तो 09 लिखे, 3 का डबल करो 6, मतलब एक्स को 2 साल के बाद 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6.09% का ब्याज मिलेगा। तो हम बोलेंगे अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे एक्स गुना अमाउंट कितना हो जाएगा? 106.09, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100 से देंगे। मतलब जब बी यहां पे पहुंचेगा तो बी के पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? इतना अमाउंट हो जाएगा। और हम बोल रहे हैं कि यहां पे भी इक्वल होना चाहिए तभी तो 7 साल के बाद समान अमाउंट मिलेगा। तो बोलेंगे इक्वल टू 20,609 माइनस एक्स होगा, ये इक्वल हो जाएगा। एक्स को इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर देखो एक्स को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा, सीधा जोड़ दे इस साइड आएगा प्लस में तो ये हो जाएगा 206.09 बट्टा 100
x बराबर 20609, यही होगा? बोलेंगे बिल्कुल। अगर हम इससे इसको काटें कितनी बार में जाएगा? 100 बार में। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10,000। x बराबर क्या हो जाएगा? 10,000 रुपया। x हम किसको माने थे? b को माने थे। इसका मतलब क्या हुआ? b को 10,000 रुपया मिला होगा, b को 10,000 रुपया मिला होगा। a को कितना मिलेगा? 20,609 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना होगा? 10,609। a को कितना मिला होगा? 10,609। किस ऑप्शन में है? a को 10,609, b को 10,000। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। एग्जाम में आपको यही कैलकुलेशन करना है। अगर वो टाइम पावर 7 करेंगे या पावर 9 करेंगे तो आपका खेला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन को क्या दिया गया है? दिया गया है यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान बराबर है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वृत्त का रेडियस क्या होगा? r होगा। तो वृत्त की सरकमफ्रेंस क्या होगा? परिधि क्या होगा? आप बोलेंगे 2 पाई r होता है। और सर्कल का एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। बोला ये दोनों क्या है? न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब जो भी वैल्यू आएगा ये इक्वल होंगे। यहां से हमें r का वैल्यू निकल जाएगा, पाई से पाई कटेगा, एक r से ये कट जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बताइए आंसर। एग्जाम में ये डायग्राम बना के देगा, हमसे बस पूछा जा रहा है एरिया ऑफ एबीसी पूछना है। ये सर्कल फालतू का दिया है ना, बस यहाँ पे जब 90 डिग्री का कोण दिखा दिया है, कोण ए 90 डिग्री है, तो सर्कल क्यों दिया है? सिंपल क्या है? ट्रायंगल एबीसी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल। ए बी और ए सी भुजा जब मिल रहा है तब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इस दोनों भुजा का लेंथ क्या है? 16 और 20, तो दोनों का गुना कर देंगे, 16 गुने 20। अब देखो बच्चा क्या तेज करेगा, 16 को काटेगा 2 से। तुम डायरेक्ट इसको काटो ना 20 को 10 बार में, तो 16 गुने 10 कितना हो जाएगा? 160। अब 20 8 करोगे, यहाँ पे बस एक जीरो चिपकाना है, किसमें है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एबीसी का एरिया क्या होगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट करिए जल्दी से क्या होगा आंसर। एक्शन मूवी चल रहा है? नहीं ना, आप भी एक्शन करिए तब मजा आएगा ना। दिया गया 7 का वह लघुत्तम गुणन ज्ञात कीजिए, मल्टीपल ज्ञात कीजिए, जिसे 6, 8, 12 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है। आप लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कैसे करना है समझो। देखो दिया गया है, ऑप्शन भी हमें दिया है, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब कि 7 से विभाजित होना चाहिए, और जो संख्या 7 से विभाजित होगा उसमें जब हम 6, 8, 12 से भाग देंगे तो शेष 1 बचना चाहिए। पहले हम ये तो चेक कर लें कि कौन सा ऑप्शन 7 का मल्टीपल है, मतलब 7 से कटना चाहिए। क्या 25 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 73 कट रहा है? नहीं कट रहा। 169 क्या 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। जब 3 नहीं कट रहा है, ऑप्शन एक ही सही होता है, तो यही आंसर होगा। 7 से 49 कट रहा है, बिल्कुल। भाग क्यों देना, क्यों टाइम बर्बाद करना? एक ऑप्शन बचा है, टिक लगा लेंगे। अगर ये गलत भी होगा तो चैलेंज में तो हम देख लेंगे ना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर गलत था, क्यों परेशान हो गया। अगर ये ऑप्शन नहीं सही होता तो सबके लिए गलत होगा, क्योंकि 7 से बस एक ही ऑप्शन कट रहा है ना, तो टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 2 रहता फिर चेक करते, 2 रहता फिर चेक करते। आइए इस क्वेश्चन को करिए। एक फल विक्रेता 60 रुपया में 12 के भाव से संतरे खरीदता है। उसको 60 रुपया में कितने संतरे बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो? देखिए एग्जाम में एज ए हम स्टूडेंट होते तो कैसे करते हैं,
हमें पता है 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, बोलेंगे 1/5, मतलब 5 के वस्तु को 6 में बेचेगा तब प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट हमें रुपीज में होता है। और जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी में पलट जाता है, जो रुपीज में सेलिंग प्राइस होता है वो क्वांटिटी में कॉस्ट प्राइस बताता है। तो 12 गुने नीचे 6, कॉस्ट प्राइस क्या है 5, तो क्वांटिटी में क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10। जो यहाँ तक पहुँच गया है वो टिक लगा लेगा, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है उसके लिए 2 मेथड है। एक होता है प्राइस गुने कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। दोनों जगह पे हम खरीद भी रहे हैं सेम, बेच भी रहे हैं सेम। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो क्या बोला, लाभ हो रहा है 20% का। ये जब कांस्टेंट हो, ये फिक्स्ड हो गया, तो प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटता है, प्राइस घटता है तो कंजम्पशन बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने में कितने का लाभ हो रहा है, आप बोलेंगे 20% का। मतलब 5 के वस्तु को हम कितने में बेचना चाहते हैं, 6 में। अगर प्राइस जो 5 से 6 हो रहा है तो क्वांटिटी, कंजम्पशन को यहाँ पे क्वांटिटी से डिनोट करेंगे, कंजम्पशन को यहाँ पे क्वांटिटी से करेंगे, बात बराबर ही, बस नाम अलग अलग है। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 से 5। पहले क्या करा था, 5 में खरीदा 6 में बेचा। 5 में 6 यूनिट खरीदा था, 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 12। कितना गुना, 2 गुना, तो 5 का भी क्या होगा 2 गुना 10। इसका मतलब हुआ कि 60 रुपया में 12 खरीदा है, 60 रुपया में 10 बेचेगा, तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। अगर आप बोले तो एक और मेथड बता देते हैं बहुत आसानी से, वो मेथड रामबाण है। क्या है, अगर आप ये चीज देख लें तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक मेथड आपको बताते हैं यहीं पे। हमें ये बताइए 60 रुपया में 12 क्या खरीद रहा है, संतरे खरीद रहा है, 12 संतरे खरीद रहा है। हम अगर बोले कि उसको 20% लाभ चाहिए तो 12 संतरे ही बेचेगा। क्वांटिटी यहाँ पे हम सेम कर दिए हैं, 20% लाभ चाहिए तो कितना रुपया उसमें बेचेगा। बोलेंगे देखो 60 का 10% 6 होता है, 20% 12 हो जाएगा, मतलब कि उसको 72 रुपया में 12 संतरे बेचेगा, तभी उसको 20% का लाभ होगा। हम बोलेंगे अरे यार, हमसे पूछा जा रहा है 60 रुपये, तुम निकाल लिए 72 रुपया। आप बोलोगे सर रुको ना, हमें पता है 72 रुपया में 12 बेच रहा है, एक में कितना बेचेगा, एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपया। हमसे पूछा जा रहा है 60 रुपये में, तो इसको 10 गुना कर देना, ये हो जाएगा 60 रुपया। इसे भी 10 गुना करेंगे, हो जाएगा 10 संतरे, मतलब 60 रुपया में कितना संतरे बेचेंगे 10 रुपये। तीनों मेथड है, तीनों बेस्ट है। जैसा क्वेश्चन का डाटा उस रूप से आप सॉल्व करेंगे, तीनों अपने आप में बेस्ट है। पहला बहुत ही आसान है, कम समय में मौखिक तौर पे आप आंसर ले आते। सेकेंड भी अच्छा है, थर्ड भी अच्छा है। हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है और डाटा होता है उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसा सॉल्यूशन करें। हम पहले से प्री प्लान नहीं कर लेंगे कि इस क्वेश्चन को मिलेगा तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तब आप फंस जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दिया गया है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो प्रतिशत में प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। बोला जा रहा है कि कोई अमाउंट, मान लेते 1 रुपया होगा, ये 2 हो जा रहा है, जो 1 रुपया होगा वो 2 हो जा रहा है। 2 गुना मतलब हमेशा समझिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 2 गुना मतलब कि अमाउंट, और अमाउंट में क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो हमें प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 2 हो गया है, कितना इंटरेस्ट मिला है। आप बोलेंगे इंटरेस्ट जो मिला है सर वो 1 रुपया का मिला है, 1 यूनिट बोल दो, 1 रुपया बोल दो। 1 रुपया का इंटरेस्ट हमें कितने दिनों में मिला है। आप बोलेंगे सर देखो टाइम दिया गया है 4 साल, टाइम क्या दिया गया है 4 साल दिया है।
मतलब 4 साल में 1 रुपया मिल रहा है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? बोलेंगे 1 साल में मिलेगा 1/4। हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर बताना है, तो 1 साल में 1/4 मिलेगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से गुना करेंगे, और अगर परसेंटेज आप पढ़े होंगे तो सिंपल बोलेंगे 1/4 जो फ्रैक्शन है इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 25%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। बाकी ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेगा, ऐसे बात सेम ही करेगा लेकिन उसको घुमा घुमा के आंसर बताने में मजा आता है। 1 पे 1 का ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। 100% ब्याज कितने दिनों में मिला है? 4 साल में मिला है। तो वो 1 साल में ब्याज निकालेगा, 4 से भाग देगा तो ये 25% आ जाएगा। बात दोनों सेम ही है, लेकिन सोचने देखने का नजरिया अलग होता है कि हम किस तरह से सही आंसर बता सकें। ये बताइए, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? सबसे पहले आपको कंफ्यूजन, देखो सर 22 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, 68 का नहीं पता, काम कैसे बनेगा, 74 का भी नहीं पता। बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आइए डायरेक्ट आंसर बताने से अच्छा है इसके 2-3, क्योंकि त्रिकोणमिति बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है। आप हाँ या ना में जवाब देना। क्या आपको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? बोलो हाँ, एक पता है। फिर हमसे पूछे कि साइन, हमसे मत पूछो, हम आपसे पूछ रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होगा? हम बोलेंगे ये भी 1 होगा। आप बोलोगे सर ये कहाँ से बता रहे हैं? अरे रुको, ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1, ये तभी होगा जब, या ऐसे बोल दो, इफ कंडीशन लगा दो, इफ एंगल ए और एंगल बी का सम क्या होना चाहिए? 90। इफ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा देन ये वैल्यू होगा। ठीक है, आइए इसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है। 22 डिग्री प्लस 68 डिग्री 90 डिग्री, मतलब इसका ऊपर वाले का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ए और बी का वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब ये भी 1 हो जाएगा, माइनस देखो साइन स्क्वायर 16 डिग्री माइनस, देखो यहाँ पे कॉस दिया गया, यहाँ पे साइन 74 है। अगर आपको साइन को कॉस में लिखना है, यहाँ पे क्या है? कॉस 16 डिग्री। साइन थीटा को अगर आप कॉस थीटा में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कॉस लिखोगे और साइन के साथ जो एंगल है कितना? 74 है। 90 से कितना कम है? 16 कम है। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो कॉस 16 डिग्री हो जाएगा। क्या आप सिंपल, अगर ये बात को नहीं समझ में आए तो आप सिंपल करना, साइन 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री लिख सकते हो। 90 डिग्री में से 16 डिग्री घटाएंगे तो साइन 74 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस हो जाएगा 16 डिग्री। ठीक है, अगर हम यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हाफ माइनस, यहां पे होगा साइन स्क्वायर 16 डिग्री जमा कॉस 16 डिग्री इंटू कॉस 16 डिग्री क्या होगा? कॉस स्क्वायर 16 डिग्री, कॉस स्क्वायर 16 डिग्री। ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो जाएगा हाफ में से अगर फुल घटा देंगे आपको कमी हो जाएगा हाफ का। अरे जब हाफ में से फुल घटाओगे तो हाफ है ना बचेगा, लेकिन हम हाफ में से घटा रहे हैं, फुल में से हाफ नहीं खत्म कर रहे हैं। हाफ में से
फुल खत्म कर रहे हैं तो माइनस का हाफ होगा। 1/2 में से 1 घटाएंगे, -1/2 होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ये क्रॉस का निशान क्यों लग जाता है, ये सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। एक वर्ग के चारों ओर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक परिवृत्त खींचा गया है तो वर्ग की भुजा क्या होगा। आप सिंपल अगर इसको समझेंगे 8√2 हो जाएगा, अगर आप यहां तक पहुंच रहे हैं तो, तैयारी कर रहे हैं। बाकी एक बार इसको आप रिवाइज कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर में क्या है, स्क्वायर है। ये स्क्वायर है, ठीक है। आपसे क्या बोला जा रहा है कि देखो एक वर्ग है, वर्ग के चारों ओर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक परिवृत्त खींचा जाता है। हर एक वर्टेक्स के, वर्ग के हर एक वर्टेक्स को टच करेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं, ठीक है। हमें रेडियस दिया गया है। रेडियस क्या होगा, सरकमफ्रेंस से सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये कितना है, 8, ठीक है। अगर हम यहां से पूछे रेडियस कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 8 होगा। दोनों 16 हो गया। अब आप अगर इस वर्ग को देखेंगे तो इस वर्ग का ये डायगोनल हो गया। अगर ये वर्ग का डायगोनल हो गया तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 16 हो गया। टोटल लेंथ कितना हो गया, 16 हो गया। एक जगह और डायग्राम बनाइए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या है, एक हमारा स्क्वायर है, इसको बीचों बीच काटे, ठीक है। स्क्वायर में हर एक भुजा बराबर होते हैं, ये इक्वल टू ये है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, दो भुजा इक्वल है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। बस समझा रहे हैं, 45 डिग्री 45 डिग्री। भुजा इक्वल है तो ये 1 यूनिट होगा, तो ये 1 यूनिट होगा, तब ये कितना हो जाता है, √2 यूनिट। √2 यूनिट हो जाएगा। भुजा स्क्वायर के वर्ग के हर एक भुजा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसका डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगर भुजा 1 यूनिट होगा तो, अगर भुजा ए होता तो a√2 हो जाता। हमें √2 का वैल्यू कितना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 16, √2 का वैल्यू 16 हो गया। √2 का वैल्यू 16 हो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, आप बोलेंगे 16/√2। √2 नीचे पसंद नहीं है तो ऊपर नीचे √2 से गुना कर देंगे, तो √2 गुना √2 2 हो जाएगा। 2 से 16 को काटेंगे 8 बार में, ये क्या हो जाएगा, 8√2। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन दे तो डायगोनल क्या होगा, रेडियस का डबल करेंगे, डायामीटर ही स्क्वायर का क्या होगा, डायगोनल होगा, तो टोटल 16 हो जाएगा। तो आपके माइंड में चलेगा कि √2 का वैल्यू 16 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा। आइए करिए इस क्वेश्चन को। ऐसी 4 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जो पहली संख्या के 2 गुने, दूसरी संख्या के 3 गुने, तीसरी संख्या के 4 गुने और चौथी संख्या के 5 गुने के योग 236 है। पहले वो संख्या मानिए। आप क्या करेंगे, x +1 x +2 x +3 मानेंगे। कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। आपको क्या करें, देखो एक मानो x, ठीक है, एक घटा देंगे x -1, एक क्या होगा x +1, दूसरा क्या हो जाएगा x +2। टोटल कितनी संख्या होंगे, 1 2 3 4। क्वेश्चन में क्या बोला, जो पहली संख्या x -1 है, पहली संख्या के 2 गुने मतलब 2 × x -1 जमा दूसरी संख्या के 3 गुने, दूसरी संख्या क्या है, ये है x, तीसरी संख्या ये है, चौथी संख्या ये 3x जमा तीसरी संख्या के 4 गुने, तीसरी संख्या का 4 गुना 4 × x +1 और चौथी संख्या का क्या है 5 गुना 5x +2। इसका सम हमें कितना दिया गया है, 200।
36 दिया है, ठीक है, यही दिया है। अब एग्जाम में पहले आप एक्स पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x 5x हो गया, प्लस 4x 9x हो गया, प्लस 5x 14x 14x हो गया। अब कांस्टेंट टर्म पे यहाँ पे क्या है माइनस का 2, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 4, तो प्लस का 4 और प्लस का 10 प्लस का 14 हो गया। प्लस के 14 में से 2 जाएगा तो क्या होगा प्लस का 12 बराबर 236। तो x बराबर क्या हो जाएगा 236 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 224, यही होगा, डिवाइडेड बाय 14 करेंगे। अब देखो भाग देना है, पॉइंट में आंसर आएगा नहीं, नहीं आएगा ना, क्योंकि देखिए हर एक चीज इंटीजर में है। 14 से भाग देंगे, रेंज देखो, अगर 14 में 10 से गुना करेंगे 140 होगा, 14 में अगर 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा 280 हो जाएगा। मतलब रेंज हो गया कि इसको जो काटेगा 10 से 20 के बीच में पार्ट, 10 से 20 का कोई संख्या होगा जो इसको काट देगा 14 से, ठीक है। अब बताओ 4 में हम किस संख्या से गुना करें, यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट में 4 में किस संख्या से गुना करें कि यूनिट डिजिट क्या हो 4 हो। बोलेंगे 4 में जब हम 6 से गुना करेंगे तभी हमारा क्या होगा 24 होगा, मतलब यूनिट डिजिट 4 होगा। इसका मतलब 10 और 20 के बीच में रेंज होना चाहिए जिसका यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, मतलब कि 16 बार में कटेगा। 24 224 में जब 14 से भाग देंगे कितनी बार में कटेगा 16 बार में। बाकी आप भाग देके काट लेंगे, पहले 2 से काटेंगे फिर 7 से काटेंगे। x बराबर आ गया कितना 16। हमें संख्या बताना है, x का वैल्यू 16, मतलब कि ये 16 में से 1 गया 15, ये x का वैल्यू 16, ये क्या होगा 15 प्लस 1, ये x का वैल्यू क्या है 16 है, तो 16 प्लस 1 17 और 16 प्लस 2 18, क्या आया 15 16 17 18। तो वो संख्या क्या है 15 16 17 18, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। अब मानते x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 मानते आता, लेकिन वो वैल्यू बड़ा हो जाता, घटाने में थोड़ा सा टाइम लगता। आइए इस क्वेश्चन को करिए, 3 tan थीटा बराबर 2 दिया गया। क्वेश्चन को देखिएगा, फिर एक बार देखिएगा हमें निकालना क्या है, सीधे भेड़िया बेकान नहीं कर लेना है, मतलब सीधे सॉल्व करना शुरू कर दें। करिए इस क्वेश्चन को, कैसे होगा बताइए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया हमें ये फाइंड करना है, दिया गया है 3 tan थीटा बराबर 2 दिया गया है। ये देखिए 3 tan थीटा बराबर क्या है 2 है, तो 3 tan थीटा की जगह 2 रख देते हैं, यहाँ पे 3 tan थीटा की जगह 2 रखेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा √3 sin थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 नहीं है 13 है, 2 प्लस √13 cos थीटा, है ना। हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। यहाँ पे क्या होगा 2/3, परपेंडिकुलर 2 है, बेस 3 है, हाइपोटेनस क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो h कितना हो जाएगा 13, √13 आ जाएगा। h कितना आ जाएगा √13 आ गया, आ गया। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो √13 परपेंडिकुलर कितना है 2 है, अरे है ना परपेंडिकुलर 2 है, बेस क्या है 3 है, हाइपोटेनस कितना है √13 माइनस 2। जैसे ही आप यहां तक पहुंचेंगे ना, आप देखेंगे कि √13 से 13 काट रहे हैं √13 को, तो 2 में से 2 घट रहा है, मतलब ऊपर में अंश में 0 आ रहा था, नीचे कुछ भी वैल्यू होगा तो 0 ही होगा आंसर। नीचे हम क्यों सॉल्व करेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही है। करिए इस क्वेश्चन को।
दिया गया तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जाता है। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या होगा? देखो 70 सेंटीमीटर एक सर्कल जो बना है, तो जो सर्कल का जो वृत्त का सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होगा? उसका लेंथ होगा, परिधि ही तो होगा। जैसे मान लीजिए हम बनाए हैं, ये एक रस्सी से हमने गोला किया, अगर हम इसको काट दें, हम पूछे इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो बोलेंगे इस रस्सी का जितना लेंथ होगा वही इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो जो हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा वो इक्वल टू हो जाएगा किसके? वर्ग के सरकमफ्रेंस के बराबर, क्योंकि उसी रस्सी को काटे हैं तो एक बार गोला बना दिए हैं और उसी रस्सी को फिर काट के क्या किया? स्क्वायर बना दिए हैं। बोलेंगे दोनों जगह पे सरकमफ्रेंस इक्वल हो जाएगा। आप बोलेंगे देखो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, 2 गुना 22/7 गुना r, ये इक्वल होगा वर्ग के किसके? परिधि के बराबर। वर्ग का परिधि क्या होता है? 4 इंटू साइड ए, भुजा ए मान लिया, या आप एस बोलो, साइड एस हो जाएगा। जब हम 4 से काटेंगे तो देखो 2 कट गया, यहाँ पे 2 कट गया, क्या बचा? 11। अगर आप गौर से देखो तो एस बराबर क्या आया है? 11/7 इंटू आर। आप मन ही मन में ये देख रहे होंगे कि ये 7 नीचे से कटेगा, 11 को तो नहीं काट पाएगा, 11 जिंदा है, कटना चाहिए। 160 भी से नहीं कट रहा, 20 भी नहीं कट रहा, 140 भी नहीं कट रहा है। ऑप्शन ए है जो 110 से कट रहा है। बाकी आप आर का वैल्यू रखेंगे तो 70 कट गया। बोलेंगे सर इतना ही तो आसान था, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे डाटा कुछ ज्यादा रहता, दशमलव में रहता, तब भी हम 11 का विभाज्यता का नियम चेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर होगा। साइड कितना हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर। आइए करिए इस क्वेश्चन। दिया गया है आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइम देखना है कि हमें कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यदि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस के 5/4 के बराबर है, तो इस सम व्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ, इसका मतलब कि 4 के वस्तु को 5 में बेच रहा है, 1 का लाभ होगा, 25% हमारा प्रॉफिट होगा। आप लोग कैसे करेंगे? देखो सर सेलिंग प्राइस बराबर 5/4 कॉस्ट प्राइस का, सीपी इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? SP/CP इक्वल टू 5/4। 4 के वस्तु को 5 में बेच रहे हैं, 1 का फायदा हो रहा है किस पे? 4 पे। तो 1/4 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 25%। आप 100 से गुना करोगे। परसेंटेज इसीलिए पढ़ाया जाता है ना कि आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज कुछ याद रहे। आप मौखिक कर देंगे, 100% से क्यों गुना करेंगे? करिए। दिया गया सोने की एक अंगूठी 30% की हानि पर 17,500 में बेची जाती है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताओ क्या होगा? मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस अगर 100% होगा तो 30% हानि मतलब कि 70% में बेचेगा। 70% का वैल्यू कितना दिया गया है? 17,500 रुपया में बेचेगा, 17,500 में बेचेगा। हमसे क्या पूछा जा रहा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम 100% माने थे, 100% का वैल्यू बताना है। देखो 70 का ये कितना गुना, मन ही मन में सोचोगे कि 0 से 0 कट गया, 7 से अगर 1750 में भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 5, 35 हो गया, 7 × 35, 250। 70 का ये 250 गुना है, तो 100 का भी क्या होगा आंसर? 250 गुना होगा। क्या होगा? 250 पे 2 जीरो चिपका देना है, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 25,000। तो कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है। नहीं तो पहले हम 1 यूनिट निकालेंगे, फिर 2 यूनिट निकालेंगे, करेंगे, फिर होगा सॉल्व। देखिए दिया गया x किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, y x की तुलना में 40% अधिक कुशल है, y को अकेला उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? ये मन मन में ये समझ में आ रहा है कि टोटल वर्क जितना x को करना पड़ रहा उतना y को भी करना पड़ रहा होगा।
और अगर इफिशियंसी 40% अधिक है तो y को कम समय लगेगा। y को क्या लगेगा? कम समय। कितना लगेगा बोलेंगे? 14 दिन से कम लगेगा। सब 14 दिन से कम है। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलेंगे 2/5 होता है। इसका मतलब अगर x को 7 दिन लगेगा तो y को कितना दिन लगेगा? 5 दिन लगेगा। 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, y को 10 दिन लगेगा। एग्जाम में इतना ही करना है। अगर ये आपको पता हो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x और y। कुशल मतलब क्या होता है? इफिशियंसी, इफिशिएंट ज्यादा है। कितना बोला जा रहा है? y x की तुलना में 40% अधिक कुशल है। इसका मतलब है x का इफिशियंसी 5 होगा तो y का कितना होगा? 5 का 40% 2 होता है। 40% अधिक मतलब कि y का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। और अगर वर्क कांस्टेंट होता है तो इफिशियंसी का जो रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाता है, 7:5 हो जाएगा। एक्स को हम टोटल वर्क क्यों निकालेंगे? कितना स्टूडेंट क्या करेगा? पहले टोटल वर्क निकालेगा, 14 पंचा करेगा 70, फिर 7 से भाग देगा। हम क्यों करें? एक्स को कितना दिन लग रहा है? 7 यूनिट लग रहा है, जबकि टाइम दिया गया 14 दिन। 7 का कितना गुना? 2 गुना। रेशियो में है तो ये 2 गुना होगा तो ये भी कितना होगा? 2 गुना होगा। मतलब y को उसी काम को करने में कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगर नॉलेज रहता उल्टे का रेशियो तो आप डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अगर x को 5 2 7 दिन लगेगा तो y को 5 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:9 है। इसका परिमाप बताना। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L+B। अगर ये रेशियो में दिया गया है तो हमारा नंबर क्या होगा? 11x और 9x होगा। तो परिमाप पेरीमीटर क्या होगा? 2 × L+B होता है। L क्या है? 11, B क्या है? 9 है। तो हम क्या बोलेंगे? 11x + 9x। ये कितना हो जाएगा? 20x × 2 14x। मतलब कि पेरीमीटर जो भी आएगा वो 40 का मल्टीपल होगा। या तो मल्टीपल ढूंढ लो, नहीं तो 40 से भाग दे दो। 80 कट रहा है। 50 ना तो मल्टीपल है, ना 70 मल्टीपल है, ना 60 है। एक ही ऑप्शन बचा। आंसर क्या होगा हमारा? 80 बिल्कुल सही है। अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे तो एग्जाम में कैसे करेंगे? बोलेंगे सर आयत का जो एरिया होता है वो L × B होता है। ये क्या हो जाएगा? 11x × 9x। ये हो गया 99 x² बराबर 396। ये बताओ यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 9 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है? 6 है। 9 में कितने से गुना करें कि यूनिट डिजिट पे जो 6 है वो आ जाएगा? आप बोलोगे 4 से करेंगे, तो इसको काट के देखो 4 से। एक बार मन ही मन में कर लो। 9 चौका 36 का 6, 3 बचेगा। 9 चौका 36 से 4, 9 चौका 36, 3 होगा ना। 9 चौका 36 से 3 39। सही है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 आया तो यहाँ पे x के जगह पे 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40 × 2 80 सेंटीमीटर। आयत का पेरीमीटर क्या होगा? 80 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल सही है। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राम ने 20 रुपये में 5 केले खरीदे और उन्हें 15 रुपये में 3 केले 3 के भाव पर बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या करना है कि हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में या तो रुपीज को सेम कर लीजिए, नहीं तो क्वांटिटी को सेम कर लीजिए। जब रुपीज को सेम करेंगे तो क्वांटिटी से भी आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। लेकिन आप हमेशा पढ़ें कि जब हमें ये पता है कि रुपीज में हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं तो क्वांटिटी सेम कर लीजिए। जब 20 रुपया में 5 केले खरीद रहा है तो 1 रुपया में कितना केला खरीदेगा? बोलेंगे 1 रुपया में
या आप रुपया मत सेम करिए, क्वांटिटी सेम कर लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, एक केला कितना में खरीदेगा, 5 केला 20 रुपया में, तो एक केला 4 रुपया में खरीदेगा, 4 रुपया में एक केला खरीदेगा। के फोर केला 15 रुपया में 3 के भाव पे बेच रहा है, 15 रुपया में 3 गो केला बेच रहा है, तो 1 रुपया में कै गो केला बेचेगा, बोलेंगे। फिर 1 रुपया बोल रहे हैं, एक केला कितने में बेचेगा, 5 रुपया में। क्वांटिटी सेम है तो क्या होगा, 4 रुपया में खरीद रहे हैं, 5 रुपया में बेच रहे हैं। एक का फायदा हो रहा है कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे होता है 4 पे। 1/4 का परसेंटेज मान कितना होता है, 25%। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। आप दोनों जगह पे सेम कर लेते हैं अगर चाहते तो। यहाँ पे 5 केला है तो क्या करते, 5 और 3 का एलसीएम 15 करना पड़ता है, तो इधर गुना करना पड़ता है, कैलकुलेशन बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए कि यहीं पे दशमलव में आता तो हम गुना करके आगे बढ़ जाते हैं। आइए, दिया गया दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और एलसीएम 96 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, जो दो संख्या है हमें बताना है, लेकिन दो संख्याओं का अनुपात जब लिए तो 3:2 में, तो जो भी संख्या होगा वही संख्या हमारा सही होगा, जिस दोनों का अनुपात कितना आना चाहिए, 3:2। ये देखिए 48 32 का क्या होगा, 16 3 48, 16 दूना 32, 3:2 में है, यही सही होगा। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए तीनों को चेक कर लीजिए। 46 32, 23 और 16 ये नहीं होगा, ये 46 31 का रेशियो है। 47 32 ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है, लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमें कोण ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है। दिया गया ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा क्या दिया है, ए सी बराबर बी डी बट्टा डी सी। एक आप एंगल बाइसेक्टर में पढ़े होंगे कि जब हम एंगल बाइसेक्ट करते हैं तो जो अनुपात ये होता है वही अनुपात ये होता है। यहाँ पे उल्टा दे दिया कि ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा डी सी। ये जब बराबर है, इस दोनों के साइड का अनुपात इक्वल है, बी डी अनुपात डी सी, इसका मतलब कि कोण ए बाइसेक्ट हुआ है। एंगल बाइसेक्ट मतलब कि जितना एंगल ये होगा उतना ही यही होगा, तो ये क्या होगा, 28 डिग्री होगा, ये भी 28 डिग्री हो जाएगा। ये देखो कोण ए डी सी में अगर सी डी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, ये जो कोण है ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल किसका, त्रिभुज ए डी सी का। तो जो ये बाह्यकोण होता है यह क्या होता है, इक्वल होता है सम ऑफ सामने वाले दो, इसके सामने जो दो कोण होगा उस दोनों कोण के सम के बराबर ये होता है बाह्यकोण। तो 60 + 28 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। या आप ऐसे निकाल लेते, तीनों त्रिभुज का एक सम 180 डिग्री होता, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता। 180 में से 88 घटाते तो ये आ जाता आपका, कितना आता, 92 डिग्री। एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है तो ये हो जाता 88 डिग्री। अगर ये 28 है, ये 88 है, तो टोटल कितना हो जाएगा लेंथ, त्रिभुज ए बी डी में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये 88 है, ये 128 है, टोटल कितना हो जाएगा, 8 8 16, 116 हो जाएगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 64 डिग्री। तभी तो इस तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोण बी पूछा जा रहा है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। कोण बी का वैल्यू क्या होगा, 64 डिग्री। बस एक बात आपको ध्यान रहता, अगर ये रेशियो दिया गया है मतलब ये एंगल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। जब एंगल बाइसेक्ट होता मतलब इक्वली बाइसेक्ट होगा, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, बस आपको यही याद रखना था। आइए, दिया गया यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलाकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। हम बार बार बोले हैं कि एलसीएम मत लो, जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो तब एक
लो ये छोटा मोटा क्वेश्चन है तो छोटा मोटा सॉल्यूशन करना चाहिए। ए और बी दोनों उसी कार्य को साथ में करेंगे तो ए अकेला 10 दिनों में कर रहा है, बी अकेला 4 दिनों में कर रहा है, दोनों साथ में मिलेगा तो ए प्लस 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार में, ये काटेंगे 7 बार में, क्या हो गया 10 दूना 20 बट्टा 7, दोनों साथ में कार्य करेगा तो 20 बट्टे 7 दिन लगेगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, मजा आ रहा है अभी तक? अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक अभी तक आप लोग नहीं किए हैं, नहीं करेंगे कर दो और शेयर भी कर देना। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंचेंगे। देखिए दिया क्या गया है, बिंदु 2,3 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एग्जाम में कैसे करेंगे, देखो इस बिंदु से जो हम वृत्त बनाएंगे उस पे जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला 4 है इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया गया 4। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, टेंजेंट की जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ये होगा, ये 2 और 3 है मतलब ये एक्स है ये वाई है, हम क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस नहीं जोड़ेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। एक्स क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 जमा वाई कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आर स्क्वायर कितना, आर का वैल्यू 2 तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, घटाएंगे ये कितना हो गया 4 से 4 कट गया रूट 9 का वैल्यू 3 आएगा, उसका लेंथ कितना हो जाएगा बी होगा। आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन इससे संतुष्टि नहीं मिला क्योंकि इस टाइप का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, बस थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन ये दिया गया है, पढ़िए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये माइनस हमने क्यों लिखा, अरे इधर ले आए तो ठीक है लेकिन ये इक्वल है, ये क्या है, अरे रुक जा भाई, ये इक्वल है, ये इसका मतलब है कि आर क्या होगा 2 हो जाएगा, आर 2 मतलब कि रेडियस हमारा 2 है। अगर हम यहां से लेंथ डालेंगे, यहां से अगर लेंथ डालेंगे ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, ये क्या हो गया रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया जिसका वैल्यू कितना होगा 2 यूनिट होगा। ये सेंटर जो है, ये जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0, ये 0 0 हो गया। ठीक है, बोला एक पॉइंट बिंदु क्या है 2,3 है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ये पॉइंट कहीं पे यहाँ पे होगा, लाइन से खींच लेते हैं, ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,4 है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। हमसे जो पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है पता है आपको, हमसे पूछा जा रहा है इसका लेंथ बताइए, किसका, जब हम इस पॉइंट को यहां से मिलाएंगे, गड़बड़ा गया जी, आप लोग थोड़ा सा मान लेंगे कि ये सर्कल के ऊपर से गया है, नहीं तो हम तो कर देंगे, कैसे, रुकिए इसको कॉमा आ जा भाई, हाँ, क्योंकि बाद में अगर कोई बच्चा देखेगा वीडियो को तो बोलेगा सर ये ऊपर जा रहा है, इसको नीचे कर देते हैं, ये आ गया, फिर भी मामला सेट नहीं हो रहा है, अरे तुम लोग नाराज हो क्या, हम तो इसको सेट करके रखेंगे,
ये लो कटा, हम रेडियस को ही घुमा देते हैं। लो भाई तू आ जा इधर से, तू कटो, ये आ गया। ये अब रेडियस को मिलाओ, ये रेडियस हो गया। हमसे सिंपल ये हो गया P, ये हो गया O, ये हो गया मान ले T मान ले। ये टेंजेंट PT का लेंथ हमसे पूछा जा रहा है, PT का लेंथ पूछा जा रहा है। आपको पता है ये जो स्पर्श लाइन होगा, जो टेंजेंट होता है वो 90 डिग्री बनाएगा। बोलेंगे हाँ सर 90 डिग्री बनाएगा। अब बताओ PO का लेंथ कितना होगा। आप कोऑर्डिनेट में पढ़े हो कि दो कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 3 है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये इसका लेंथ हो जाएगा। अब बताओ ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस है, ये क्या है। मान लीजिए ये अगर कोण बोले PT और OT क्या है, समकोण बनाने वाली भुजा है, ये हाइपोटेनस है। तो PT का लेंथ कितना हो जाएगा। आप बोलोगे PT का जो लेंथ हो जाएगा, PT का जो लेंथ होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ PO का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर, यही होगा। बोलेंगे हाँ सर। PO का स्क्वायर हमारा क्या आया है, बोलेंगे PO का स्क्वायर आया सर, ये वैल्यू को ऐसे ही रख रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर। OT क्या है, रेडियस है, जिसको बोले 4 का, क्योंकि रेडियस 2 है, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये। तो यहीं से ये इक्वेशन आया कि अगर ये रेडियस R होगा, ये x, y होगा और ये ओरिजिन पे मिल रहा है, तो स्पर्श लाइन जो PT होगा ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। पर ये बात समझ में जरूरी नहीं है, जिनको समझ में है वो पता है, वो बस आपको इतना याद रखना है। जिनको थोड़ा सा होगा कि सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, उसके लिए ये उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। A और B ने 7500 और 8000 की पूंजी निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वे क्रमशः 8 माह और 10 माह बाद व्यवसाय छोड़ देते हैं तो उनको प्राप्त होने वाली लाभ का अनुपात कितना होगा। बताइए। देखिए जिस रेशियो में पूंजी को और जितने टाइम के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। पूंजी कितना कर रहा है, ए जो है और बी है। ए 7500 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, बी कितना कर रहा है 8000। यदि वे क्रमशः मतलब ए जो है वो 8 महीने के लिए कर रहा है, अब बी कितने महीने के लिए 10 महीने के लिए। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो इनको जो भी प्रॉफिट होगा वो इसी रेशियो में बटेगा। सॉल्व कर लेते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 8 से 8 कट गया, मतलब यहाँ पे 10 गुने 10 100 बचा है। 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, ये क्या आ गया 3 रेशियो 4 आया। मतलब उनको जो प्राप्त जो लाभ होगा वो किस अनुपात में बटेगा 3:4 में बटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए। दिया गया किसी संख्या का 44% 7,998.6 के बराबर है, उस संख्या का 63% का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। अरे आप लोग क्या करेंगे, पहले 100% निकालने रहेंगे, नहीं बताने दो हमको। देखो 44% का वैल्यू कितना दिया है, यहां पे लिखो 44% का वैल्यू कितना दिया है 798.6। हम वो संख्या नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट 44% से हम 63% निकाल लेंगे। ठीक है,
100% कोई जरूरत नहीं निकालना। हम देखो 11 से देखें तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या था, अल्टरनेट नंबर को जोड़ो डिफरेंस करो। 9 6 15, 8 7 15, डिफरेंस 0 आ रहा है, 11 से कटेगा। ये 11 से कटेगा तो 4 बार में, अगर ये 11 से कटेगा 11 7 77, 7 बार में। यहाँ पे क्या बचेगा 2, 11 दूनी 22, यहाँ पे 6 बचेगा, 11 6 66, 72.6 आ गया। ये 4% का आ गया। 4 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 26 है, 2 से कट जाएगा। ये क्या आएगा, 2% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 3 दूनी 6, 36.3 आएगा 2% का वैल्यू। हमें क्या बताना है, 63% का वैल्यू। 2 का ये कितना गुना है, आप बोलेंगे सर अगर 62 होता तो 31 गुना होता, तो ये होता 31.5 गुना है 2% का। ये भी कितना हो जाएगा, 31.5 गुना होगा। अगर आप इसे गुना करेंगे तो देखेंगे 5 या 15, यूनिट डिजिट पे 5 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट पे 5 है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर भी कोई स्टूडेंट नहीं सर हम तो इसको गुना ही करना चाहेंगे, 2 ऑप्शन होता तो मल्टीप्लिकेशन सिखा देते हैं। इसमें इससे गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 663/10, 315, ये 3 डिजिट गुने 3 डिजिट है, उस पर मत जाना। 315 को हम क्या लिखेंगे, 300 + 15, दशमलव हटा दिए हैं तो नीचे में 100 हो जाएगा, हो गया। मतलब 363 गुने 3 करेंगे, उस पर 2 जीरो चिपका देंगे तो क्या वैल्यू आएगा, गुना करें 363 का 3 गुना, 3 का 3 गुना 9, 6 का 3 गुना 18, 3 का 3 गुना 9 और 1 10, 108900 होगा, जमा 15 से 363 में गुना करेंगे, 15 × 45 का 5, हाथ में रहा 4, 15 × 6 का 90, 90 और 4 94 का 4, हासिल 9, 15 × 45, 45 और 9 कितना होगा, बोलो ना, 54 होगा। इसको जोड़ेंगे फिर 100 से भाग देंगे। हम बोलेंगे फिर उसको इतना बड़ा नंबर को जोड़ो मत, जब आप 100 से भाग दोगे अलग अलग, इसमें भी 100 से भाग दोगे, इसमें भी 100 से भाग दोगे, इसमें 100 से भाग दोगे तो कट जाएगा 2 जीरो। यहाँ पे क्या आएगा, 54.45, मतलब लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 5 होना चाहिए, हो जाता। ये क्या हो जाता, 54 10, या आप यहीं पे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 54.45, जोड़ेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा, 0.45। 89 में अगर 11 दे देंगे तो ये 100 बन जाएगा, तो 1100, क्या यहाँ पे क्या बचेगा, 43, तो ये बचा 1143। कैलकुलेशन भी आपको इसी तरह करना है, ये 3 डिजिट गुने 3 डिजिट मत करने लगिएगा, नहीं तो कोपचे में जाइएगा तो कोपचे में ही जाते रहिएगा। आइए चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क मानिए, रेंट वर्क मानिए, जो तैयारी कर रहे हैं इसके साथ वो LW के साथ जाइए और कमेंट बताइए। इस क्वेश्चन को करना है, दिया गया यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n² - n हमेशा डाइस से विभाज्य होगा। आप देखो अगर यहां से n कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, n² - 1, ये हो गया a² - b², क्या होता है n - 1 × n + 1। अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो ये क्या होगा, n - 1 n, और ये क्या हो जाएगा n + 1। ये क्या है, 3 लगातार संख्या हैं, और जब 3 लगातार संख्या होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 1 2 3, 3 कोई भी लगातार संख्या ले लीजिए, उसमें से जो 3 लगातार है तो एक संख्या तो 3 से कटेगा, 3 लगातार है तो एक 3 कटेगा, और 3 लगातार संख्या में एक संख्या इवन होगा तो वो हमेशा 2 से कटेगा। मतलब ये पूरी संख्या 3 लगातार संख्या हमेशा 6 से कटेगा। जैसे 6 से हमेशा कटेगा, 6 के अलावा आप बोल सकते हो 12 से कट सकता है, इससे अलग बात है, लेकिन 6 से वो हमेशा कटेगा।
जैसे बोले 6, 7, 8, 3 लगातार संख्या हो, उसमें एक संख्या क्या हो रहा है 3 से कट रहा है और एक संख्या 2 से कट रहा है। ये भी क्या कटेगा, ये टोटल संख्या को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, वो 3 से कटेगा। क्या बोलेंगे, 6 भी 3 से कट रहा है, 2 कट रहा है। इसका सिंपल है कि 3 लगातार संख्या में हमेशा एक संख्या 3 से कटता है, एक संख्या 3 लगातार में एक इवन होता है, तो वो 2 से कटेगा। मतलब वो संख्या क्या है, हमेशा 3 गुने 2 6 से कटेगा। आप कोई भी 3 लगातार संख्या ले लीजिएगा तो वो हमेशा 6 से कटेगा। बताइए, 3 पर के पावर 15 माइनस 1, ये क्या है, आप लोग को पता है, ये होता है x के पावर n माइनस a के पावर n। अगर n क्या हो, ऑड हो, अगर n ऑड हो तो ये जो नंबर है ये हमेशा विभाजित होगा x माइनस a से। n क्या है 15, ऑड है, x क्या है 53, 1, a क्या है 1, ये क्या होगा 53 माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया 52। इसका मतलब इसका वैल्यू जो भी आएगा वो 52 से कटेगा या 52 के फैक्टर से कटेगा। तो 52 का फैक्टर क्या होगा, सिंपल 13 बोलोगे, 2 बोलोगे या 4 बोलोगे, 13 चौक 52 बोल दो, है ना, या 2 होगा और 13 होगा, तो 13 चौक 52 हो गया। 4 ऑप्शन में नहीं है, 13 है, मतलब ये संख्या हमेशा 13 से कटेगा, 13 से कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संख्याओं के एक समूह का मानक विचलन 3 है और इन संख्याओं का समानांतर माध्य 6 है, इन संख्याओं का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्ञात कीजिए, क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, अर्थमेटिक मीन दिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन होता है, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन दे दिया गया, इनटू 100 कर लेंगे। अगर परसेंटेज में कभी ना दिया हो तो 100 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, फ्रैक्शन में रहता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कट रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3, अरिथमेटिक मीन कितना है 6 गुना 100। 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, 2 से 100 को काटेंगे 50 बार में। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा, डी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या है, डी सही है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एग्जाम तक। आइए, क्वेश्चन आसान है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया है, सिंपल है कि 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन, एक वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हो। आसानी के लिए हम c को 0 मान लेते हैं। अगर ये c 0 हो गया तो c स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, बी सी भी 0 हो जाएगा, सी ए भी 0 हो गया। मतलब अब हमें बस इतना दिया गया, a प्लस बी का वैल्यू दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है, हमें ए भी बताना है। क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा। a प्लस बी का वैल्यू 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 29 प्लस 2ab। यहाँ से 25 में से 29 को घटाएंगे तो माइनस का 4 होगा, माइनस के 4 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, ए बी का वैल्यू माइनस का 2 हो जाए। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, एग्जाम में आपको स्टेप लेवल भी पूछेंगे जिसमें हर एक स्टूडेंट कर लेगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल का जवाब कम समय में देना है। ये क्या, जैसे ये स्क्वायर रूट होता तो ये 5 है, मतलब 5th रूट बताना है। तो ये 32 क्या है, 2 का पावर 5। 243 क्या होता है, बोलेंगे 81 तिया होता है, मतलब कि 3 का पावर 5 का हमें 1/5 बताना है। तो ये क्या होगा, 2/3, 5 गुना 1/5 हो जाएगा। 5 से 5 कटेगा, क्या बचेगा 2/3, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2/3। ऑप्शन डी हमारा
बिल्कुल सही है। तो चलिए, आज के मॉक टेस्ट नंबर 35 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जल्दी जल्दी आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि आज आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। साथ ही आप लोग टाइम भी बताइए कि कितना टाइम आपको लगा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हर क्वेश्चन का ऑन एन एवरेज बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप सभी लोग ख्याल रखना अपना, कोई भी एकदम अभी कोई भी फालतू का काम मत करना जिससे एग्जाम पे प्रेशर पड़े। रोज मॉक टेस्ट दो और रिवीजन करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। नमस्कार, जय हिंद।